पहले धर्म युद्ध ही सबसे बड़ा एक कारण बना। कर जेरूसलम को लेकर ईसाइयों व मुस्लिमों के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। स्पेन की जो महारानी थी उसका नाम था इसाबेल। इसाबेल का नाम आप लोगों ने बहुत बार, हम लोग तो एक द्वीप के हैं और जहाँ भी जाएंगे दूसरे द्वीप पर वहाँ पे अपना एकाधिकार मजबूत करेंगे और वहाँ पे किसी और को हम जाने नहीं देंगे। और यही आगे इसी को अपनाए भी, इसी नियम को भी अपनाए और इसी नीति से इनको सफलता मिली। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम एक सीरीज पे चले हुए हैं जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री का हम लगभग 60 घंटे का क्लास करेंगे। तो जिसमें आज हम, ये है आपका दूसरी क्लास और इस क्लास का जो PDF है आप टेलीग्राम लिंक दे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लें। और चलिए आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अब इसमें आएंगे कि कैप्टन कुक जो एक खोजकर्ता थे अर्थात एक नाविक थे, उन्होंने क्या कहा था। तो कैप्टन कुक द्वारा ऑस्ट्रेलिया का खोज किया गया तथा साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी इन्होंने ही पता लगाया था। तो हम अब आपसे पूछेंगे कि कैप्टन कुक ने किस देश का खोज किया था या किस द्वीप का खोज किया था। तो जो द्वीप होगा उसको ओशिनिया कहा जाता है और ओशिनिया द्वीप पर ही एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। अब इसके बाद आएंगे सर जॉन और सेबास्टन कैप्टन। सर जॉन एवं सेबास्टन केबॉट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की खोज की थी। जो एक द्वीप है उसका नाम है न्यू फाउंडलैंड, उसकी खोज की थी। और इसके बाद अब भौगोलिक खोजों का जो कारण था, जो उस समय जो भौगोलिक खोज होने का जो कुछ कारण निकले, आखिर कौन कौन से कारण थे, तो इसमें हम बात कर लेंगे भौगोलिक खोजों के कारण। अब यहाँ पे आप हेडिंग देकर लिखेंगे पहले धर्म युद्ध ही सबसे बड़ा एक कारण बना। तो इसको 11वीं से 12वीं सदी के 11वीं से 12वीं सदी में जेरूसलम को लेकर ईसाइयों व मुस्लिमों के बीच युद्ध हुआ, जिस युद्ध को धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हुआ क्या था कि तो कुस्तुबनुमिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया था कब, 1453 में, जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना था। इसके बाद यूरोपीय शासकों का योगदान। पुर्तगाल का जो एक शासक था उसका नाम था हेनी द नेविगेटर, जिसने अपने देश के कुछ नाविकों को प्रोवाइड किया गया, उनके द्वारा कुछ नाव जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के, उस समय के एडवांस लेवल के ही थे, और कुछ उनको धन जिससे वे खाना पीना का सर्वाइव कर सकें। और इसी में एक आते हैं स्पेन की महारानी। पुर्तगाल का शासक या पुर्तगाल का राजा जो था हेनी द नेविगेटर, और स्पेन की जो महारानी थी उसका नाम था इसाबेल का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। इसके बाद चौथा कारण में आता है, उसका नाम है नए नए वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए वो भी इसके कारण थे, क्योंकि यूरोपीय लोगों ने अरबों से कंपास की जानकारी प्राप्त की थी। अब कंपास क्या होता है? कंपास होता है एक दिशा सूचक यंत्र होता है जिसमें हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट अर्थात चारों दिशाओं का उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि अभी हम किस दिशा में हैं। और वो जो होता है वो काम करता है चुंबकीय सुई, एक चुंबक की दिशा में काम करता है। और जो जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तर की ओर पृथ्वी है, उसके उत्तर की ओर हिमालय है, और हिमालय में ही गुरुत्वाकर्षण का चुंबकीय केंद्र स्थापित है, और इसीलिए सभी जगह से उत्तर की ओर कोई भी जो दिशा सूचक कंपास होता है वो उत्तर की ओर ही एक्टिव होता है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दूरबीन की खोज जो हुआ उसी समय हुआ। उसके खोज करता थे पुर्तगालियों द्वारा हल्के व तेज चलने वाले जहाज का भी खोज कर लिया गया, दूरबीन का खोज, उसके बाद जहाज का खोज किया गया जिसे वैरावल कहा गया। क्या कहा गया? वैरावल। इसके बाद आया साहसिक कार्यों के प्रति रुचि। साहसिक नाविकों जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर साहस आया कि हम समुद्र में जा सकते हैं और समुद्र का सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद आया यूरोपीय लोगों को नई जगह बसने हेतु भूमि की रचना। जब यूरोपीय लोग निकले तो उनके लिए नई भूमि मिला और वहाँ पे बसने लगे। इसके बाद आता है नई भौगोलिक खोजों के परिणाम। जब भौगोलिक खोज हुआ तो उसके साइड इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि जब भी कोई चीज़ रिएक्ट करता है तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट है। व्यापार वाणिज्य पर इसका प्रभाव पड़ा। नई जगह की खोज से व्यापार में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस व्यापार
यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तथा यूरोपीय विश्व में सबसे शक्तिशाली बन गया। यूरोप विश्व में शक्तिशाली व्यापार की वजह से बना और इसलिए आज की जो पीढ़ी है वो मानता है कि नौकरी से ज़्यादा हम व्यापार से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। और इसके बाद आया व्यापार के बढ़ने से बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ उस समय। एक हुंडी, ऋण पत्र, व्यावसायिक साख हुंडी, ऋण पत्र, व्यावसायिक साख। और हुंडी को क्या कहा जाता था, जो वर्तमान में है वो चेक को ही हुंडी कहा जाता था पहले व्यापार भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। जो पहले के जो व्यापार जो था वो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के बीच में जितने भी देश पड़ते थे वहीं पे सिमट गया। परंतु अब व्यापार अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में होने लगा। अर्थात जो महासागर जो थे उनमें भी अब ट्रेड क्या जो नाव था वो आने जाने लगा। एक देश से दूसरे देश तक जो कॉन्टैक्ट था वो बढ़ने लगा। अब यूरोप में इटली का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। जो पहले था इटली जो सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बना था और एकाधिकार था वो अब समाप्त हो गया और इसकी जगह स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और हॉलैंड तथा फ्रांस ने ले लिया। अमेरिका से सोना चांदी यूरोप में आयात किया जाने लगा। अमेरिका जो था उसमें सोना चांदी का ही खदान था तो वहाँ से आयात किया जाने लगा, जिससे यूरोप विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। औपचारिक समाज का विकास भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से औपनिवेशवाद जो था उसको बढ़ावा दे दिया गया। यूरोपीय देशों के व्यापारी संगठन बनाकर अन्य देशों में व्यापार हेतु विशेषाधिकार, सुविधाएं व एकाधिकार प्राप्त करने लगे और उन लोगों ने, यूरोप वासियों ने सोचा कि भाई हम लोग तो एक द्वीप के हैं और जहाँ भी जाएंगे दूसरे द्वीप पर वहाँ पे अपना एकाधिकार मजबूत करेंगे और वहाँ पे किसी और को हम जाने नहीं देंगे। और यही आगे इसी को अपनाएं भी, इसी नियम को भी अपनाएं और इसी नीति से इनको सफलता मिली। अब चलिए भारत की बात करते हैं। भारत में आने वाली प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, भारत में कौन कौन सी व्यापारिक कंपनी आई थी, तो इसमें आई थी पहले जो आई पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हुआ था, जो वास्को डी गामा आया था। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में आया था। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1602 में आया था और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1616 में आया था। और इसके बाद फ्रेंच या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आया था और एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था। इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन आदि यूरोपीय देशों ने अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशियाई क्षेत्रों पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। जैसा कि हमने बताया कि इंग्लैंड, डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड, स्वीडन, जो ये सब जो आपको देश दिख रहे हैं ये सब है यूरोपीय देश। कौन से? यूरोपीय महाद्वीप के देश हैं। और इन्होंने कहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित किया? तो यूरोपीय देशों ने अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 2 महाद्वीप हुए, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशियाई महाद्वीपों पर अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया। इसके बाद वाणिज्यवाद का विकास, इससे पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ। पूंजीवादी विचारधारा वाणिज्यवाद के से ही इसका विकास हुआ। इसके बाद सोने के महत्व में वृद्धि होने लगी। सोने के महत्व में वृद्धि होने के कारण यूरोपीय देशों ने अपने पास अधिक से अधिक सोने का संचय करना शुरू कर दिया। संचय करने से क्या हो गया कि सोना को जो स्टॉक कर दिए, इससे इसकी वैल्यू बढ़ने लगी। इसके बाद ईसाई धर्म व यूरोपीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होने लगा। अब भाई सिंपल सा बात है कि आप कहीं पे जाइएगा आप रहने, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी धर्म को मानते हैं, तो आपके साथ अगर आपके ही धर्म के, आपके ही कम्युनिटी के अगर 100 लोग जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि आप अपना धर्म छोड़ देंगे। वहाँ पे जाकर आप 100 लोग ही अपना धर्म फॉलो करेंगे। अगर आपके धर्म में आने से किसी को आप प्रताड़ित नहीं करेंगे तो सब कहेंगे भाई कन्वर्ट हो जाना ही सही है। और यही बात यहाँ पे भी लागू होता है कि जो ईसाइयत को माना उसको अंग्रेजों ने संरक्षण दिया और जिसने ईसाइयों का विरोध किया उसको अंग्रेजों ने सरकलम कर दिया। और इसके बाद दास व्यापार का विकास, और इसी समय दास व्यापार का भी विकास होने लगा। तो यूरोपीय देशों के व्यापार में वृद्धि होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। अब क्या हुआ कि दास व्यापार से हुआ कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर दासों को ले जाया जाने लगा और वहाँ पे उनसे खेती कराई जाने लगी, उनसे मजदूरी कराई जाने लगी। और यहाँ से अब सिंपल सा आपको हम एग्जाम्पल भारत के रूप में देते थे, तो भारत से जितने भी दासों को ले जाया गया तो यहाँ से कहाँ ले जाया गया? तब भारत से आपको ले जाया गया था अफ्रीका में और अमेरिका में। तो आप उसके साथ साथ आपको ले जाया गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद श्रीलंका में, और इसके साथ ले जाया गया था आपको ब्रिटेन में या कहें यूरोप में। तो ये सभी जगह आपको नहीं जाया गया।
इसके बाद यूरोपीय देशों ने अपने यहाँ खेती, सड़क, रेल मार्ग, कारखानों में श्रम व जंगल काटने हेतु अपने उपनिवेशों से दासों को खरीद कर लाने लगे। मतलब जैसा कि हमने बताया कि कहाँ कहाँ ले गए थे, तो वो अब जहाँ जहाँ उनका व्यवसाय था, जहाँ जहाँ वो उन्होंने उपनिवेश बनाया था, वहाँ पे ये ले जाने लगे अपने दासों को, और वहीं पे जंगल कटवाए, तो कुछ से रेल मार्ग बनवाए, कुछ से सड़क बनवाए, कुछ से कारखाने में काम करवाए, वही था। इसके बाद लोगों के मन में चली आ रही थी लोगों के मन में चली आ रही अनेक भ्रांतियां दूर हुई और नया भौगोलिक व वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ये था हमारा छठा भौगोलिकरण से होने वाला जो साइड इफेक्ट था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में जो लेक्चर आगे बढ़ती जाएगी। और हम आशा करते हैं कि यह